अभी हम पढ़ेंगे कि ये रिपीट हो रखे हैं, 1100 से दोबारा रिपीट हुए हैं, फिर हमने 1200 से शुरू किए, वो भी बीच में वापस 23 के बाद 1100 से होने लग गए, तो वो वापस 1200 तक गए। तो हम अभी 1100 के बाद वाले पढ़ेंगे जो कि पहली बार रिपीट हो रहे हैं, ये है ना। तो ये है कि 1101 जो कि दोबारा रिपीट हो रहा है वो है ये। एंकरेज लॉस इज सीन इन पोस्ट टेंशनिंग ओनली, ठीक है। इलास्टिक शॉर्टनिंग कैन बी सीन इन पोस्ट टेंशनिंग ऑल्सो ओनली व्हेन देयर आर मल्टीपल वायर्स प्री टेंशनड, यानी कि 1 by 1 टेंशन अगर कर रहे हैं तो। बॉन्ड स्ट्रेस की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेस में जो कंप्रेशन में जो बॉन्ड स्ट्रेस होती है वो 1.25 टाइम्स होती है टेंशन के, और HYSD बार्स के लिए 1.6 टाइम्स जो होती है प्लेन बार के, ये LSM में, और 1.4 टाइम्स प्लेन बार से ज़्यादा होती है HYSD बार की WSM में, है ना। जो प्री स्ट्रेस लॉस होता है श्रिंकेज की वजह से वो होता है इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। प्री स्ट्रेस लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इक्वल टू ES इनटू श्रिंकेज इन कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है कंक्रीट का 0.7 √FC के होता है, वो होता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की इंक्रीजेज विद टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसके साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इंक्रीज करती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यानी कि ग्रेड ऑफ स्टील जैसे जैसे बढ़ेगी कंक्रीट की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसके साथ साथ बढ़ती जाएगी। साइड फेस रेनफोर्समेंट जो है वो टी-बीम में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं 0.1% ऑफ वेब एरिया के बराबर, उससे ज़्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन मिनिमम इतना तो प्रोवाइड करना है। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सरफेस बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। उसके बाद लेटरल टाइज का डाया जो होता है, डाया ऑफ लेटरल टाइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mm और डाया ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार अपॉन में 4। उसके बाद जो टी शेप की रिटेनिंग वॉल होती है उसमें जो मेन रेनफोर्समेंट होता है स्टेम में वो प्रोवाइड किया जाता है इनर फेस पे, और वो भी 1 डायरेक्शन में, यानी कि ऑन द साइड ऑफ सॉइल, है ना, बैकफिल साइड में। और जो मैक्सिमम एरिया होता है रेनफोर्समेंट का RCCB में वो टोटल एरिया का 4% होता है, यानी कि 0.04 इंटू में स्मॉल b कैपिटल D। जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वर्टिकल स्ट्रिप्स की वो होती है 0.75 स्मॉल d। इंक्लाइंड के लिए स्मॉल d के बराबर हो जाएगी मैक्सिमम स्पेसिंग। CG जो होता है कंप्रेसिव फोर्स के लिए वो होता है 0.42 डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस के, टॉप से 0.42 डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, इतनी डेप्थ होता है कंप्रेसिव फोर्स का CG बीम में, जो RCC बीम होते हैं उसमें सिंगली रेनफोर्स्ड के केस में, है ना। और द वर्टिकल रिटेनिंग वॉल ऑफ RCC काउंटर फोर्ट इज डिजाइंड एज ए कंटिन्यूअस स्लैब। जो वर्टिकल रिटेनिंग वॉल होती है RCC काउंटर फोर्ट की उसको हम कंटिन्यूअस स्लैब की तरह डिजाइन करते हैं। फ्लेक्सुरल कोलैप्स यानी कि बेंडिंग कोलैप्स जो होता है ऑफ ओवर रेनफोर्स्ड बीम वो किस वजह से होता है? कंप्रेशन फेलियर की वजह से होता है। उसके बाद जो डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट होते हैं बीम में वो बेंट अप बार की फॉर्म में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ड्यू टू यानी कि आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज एज एप्लीकेबल टू फ्लोर्स एंड रूफ्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू। अगर जैसे आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन और एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज के बाद अगर हम देखें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में डिफ्लेक्शन को, तो वो होता है स्पैन अपॉन 350 और 220 mm, इनमें जो भी कम है उससे कम, है ना। और अगर ऑल अदर लोड्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ये डिफ्लेक्शन जो है वो स्पैन अपॉन 250 से कम होना चाहिए। एक RC बीम है उसको WSM से डिजाइन करते हैं तो मॉड्यूलर रेशियो जो होता है M20 कंक्रीट के लिए वो होता है 13.33। कैसे? M होता है 280/3 सिग्मा CBC, है ना, और यहाँ पे सिग्मा CBC की वैल्यू जो M20 के लिए है वो है 7, तो यहाँ से पुट करेंगे 13.33 आएगा। लैप लेंथ जो होती है रेनफोर्समेंट की कंप्रेशन में वो 24/5, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ एक और चीज़ होती है 24/5 और
कुछ होता है, भूल गया मैं। अल्टीमेट कोलेप्स लोड जो होता है फॉर कॉलम के लिए अंडर कंप्रेशन WSM के अकॉर्डिंग टू WSM, जो अल्टीमेट कोलेप्स लोड होता है फॉर कॉलम अंडर कंप्रेशन वो होता है WU होता है WS इंटू 1.5। WS क्या है? WS है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम और वर्किंग लोड, इसका 1.5 टाइम्स होता है अल्टीमेट लोड, ठीक है। तो यहाँ से वर्किंग लोड निकाल सकते हैं, अल्टीमेट लोड अपॉन 1.5, है ना। और इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट में जो अलाउेबल स्ट्रेस होता है एक्सियल कंप्रेशन में वो होता है 0.44 FCK, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये होता है 0.25 FCK, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें WSM में कंक्रीट के लिए, अगर कंक्रीट बेंडिंग में है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा WSM में 3, और कंक्रीट अगर डायरेक्ट कंप्रेशन में है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 4, तभी वो 0.25 रूट FCK आ रहा है ना। और अगर स्टील की बात करें WSM में तो 1.78 होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट राइट एंगल टू द मेन रेनफोर्समेंट के राइट एंगल पे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हम। उनकी वजह क्या होती है? एक तो लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके अलावा टेम्परेचर स्ट्रेसेज रजिस्ट करते हैं, इसके अलावा श्रिंकेज स्ट्रेस को भी रजिस्ट करते हैं। जो ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होते हैं ये क्या करते हैं? एक तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, दूसरा टेम्परेचर स्ट्रेस को रजिस्ट करते हैं, इसके अलावा श्रिंकेज स्ट्रेस को भी रजिस्ट करते हैं। ए डबली रेनफोर्स्ड बीम इज कंसिडर्ड लेस इकोनॉमिकल देन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। क्यों? ये डबली रेनफोर्स्ड बीम जो होती है वो कम इकोनॉमिकल होती है सिंगली के बजाय, क्योंकि जो कंप्रेसिव स्टील होती है, स्टील जो कंप्रेशन में होती है वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं होती, अंडर स्ट्रेस्ड रह जाती है। कंक्रीट की मिनिमम ग्रेड अगर बात करें RCC के लिए तो वो होती है M20, और सी इन्वायरमेंट में अगर RCC हम कर रहे हैं तो M30 हो जाएगा। नॉर्मल के लिए M20, वैसे M30, है ना। अगर बात करें आइसोलेटेड कंक्रीट कॉलम की फुटिंग की, तो जो कंक्रीट एक फुटिंग है जो कंक्रीट का कॉलम एक सपोर्ट कर रही है और ये आइसोलेटेड है कॉलम, तो उस केस में जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम के फेस से D/2 डिस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन होगा पंचिंग शियर के लिए। वो आइसोलेटेड कंक्रीट कॉलम फुटिंग के केस में पंचिंग शियर के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो होगा एट ए डिस्टेंस D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट। ड्रॉप पैनल क्या होता है? थिकन पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर सपोर्टिंग कॉलम। मॉड्यूलर रेशियो मेथड, इसमें होता क्या है? इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट बराबर होता है एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस M-1 इंटू एरिया ऑफ स्टील अंडर कंप्रेशन। यूनिट वेट की बात करें, हाँ, तो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट की बात कर लेते हैं पहले। तो ये होता है एरिया ऑफ कंक्रीट और प्लस जो कंक्रीट का एरिया, वो स्टील का एरिया, उसको भी कंक्रीट में कन्वर्ट करने के लिए M-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रेनफोर्स कंक्रीट का जो यूनिट वेट होता है वो 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है RCC के लिए, मतलब रेनफोर्स कंक्रीट के लिए, और TCC के लिए 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कंसिडर किया जाता है। हुक जो होता है, रेडियस ऑफ हुक बैंड, वो 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, और लीवर आर्म जो होता है D-N/3 होता है सिंगल रेनफोर्स के लिए। इन स्लैब जो मैक्सिमम पिच होती है मेन रेनफोर्समेंट की, इन स्लैब एक स्लैब में जो मेन रेनफोर्समेंट है उसकी जो मैक्सिमम पिच है वो 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक रिब्ड स्लैब है तो उसके लिए जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार है वो 22 mm यूज कर सकते हैं। रैंकाइन फार्मूला जो होता है वो यूज होता है फॉर डिजाइन ऑफ 2-way स्लैब सिंपली सपोर्टेड एट 4 एजेस एंड नॉट प्रिवेंटेड अगेंस्ट लिफ्टिंग एट कॉर्नर्स को लिफ्ट होने से भी नहीं रोक रहे। इसके अलावा 2-way स्लैब है जो कि सिंपली सपोर्टेड है 4 एजेस पे, तो उसके लिए रैंकाइन फार्मूला यूज होता है। और अगर एक RCC बीम है जिसके लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगी वर्टिकल स्ट्रिप्स की वो होगी 0.75 D, और अगर इंक्लाइंड स्ट्रिप्स होती हैं तो उसके लिए D हो जाएगा। एक बैलेंस्ड सेक्शन है अगर, तो MU लिमिटिंग जो होती है वो होती है 0.36 FCK BD स्क्वायर एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन D ब्रैकेट 1 - 0.42 XU अपॉन में
एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन में डी। और Fe415 के लिए mu लिमिटिंग की वैल्यू आती है 0.13796, इसको हम 0.138 भी लिख सकते हैं एफ सी के बी डी स्क्वायर। और एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन में डी की वैल्यू इसके लिए होती है 0.48 Fe415 के लिए। Fe250 की बात करें तो mu लिमिटिंग होता है 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर। और Fe500 के लिए जो mu लिमिटिंग होता है वो होता है 0.134 एफ सी के बी डी स्क्वायर। और ये हैं इनके कि अगर 250 है तो 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर, 415 के लिए 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ये mu लिमिटिंग है। और Fe500 के लिए 0.134 एफ सी के बी डी स्क्वायर। अगर जो हम कहते हैं कि kx होता है एक्चुअल लिमिटिंग, जो डी ऐसा होता है ना kx, वो जो k होता है वो मतलब एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन में डी की वैल्यू जो होती है वो अगर हम देखें तो 250 के लिए 0.53, 415 के लिए 0.48 और 500 के लिए 0.46। एक बीम सेक्शन है, इसको हम LSM से अगर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा देखने को। डेप्थ उसकी कम होगी WSM के कंपैरिजन में, इसके अलावा रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है LSM में। और अगर 2 वे स्लैब है और सिंपली सपोर्टेड है तो L/D रेशियो 28 से कम होगा, कंटिन्यूस के लिए 32 से कम होगा। जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होती है कंक्रीट में वो किस किस का फंक्शन होती है, तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ जो होती है कंक्रीट में वो फंक्शन होती है एक तो FCK का, दूसरा परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट यानी कि परसेंटेज AST। जो टाउ जो होती है टाउ परमिसिबल वो होती है FCK और परसेंटेज AST का फंक्शन होती है। दो स्प्लिटिंग होती है, द स्प्लिटिंग ऑफ रेनफोर्स, सॉरी स्प्लाइसिंग की बात चल रही है। तो जो रेनफोर्सिंग बार को स्प्लाइसिंग करनी है अगर, तो ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो 50% हो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का या उससे कम हो। परमिसिबल शियर स्ट्रेस की बात करते हैं फुटिंग के केस में, तो जो मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस होती है फुटिंग में वो LSM बटे WSM अगर करें तो 0.25 रूट FC के अपन 0.16 रूट FC के यानी कि 25/16 ये आता है रेशियो। LSM में ज़्यादा ली जाती है 0.25 रूट FC के। जो एवरेज परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होती है कंप्रेशन में, एवरेज परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस सिग्मा कंप्रेशन ये होती है 1.25 इंटू सिग्मा टेंशन। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है स्टील और कंक्रीट के बीच में वो किस किस वजह से होती है, एडेशन और फ्रिक्शन की वजह से होती है बॉन्ड स्ट्रेस बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। जो SYSD बार होते हैं उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो माइल्ड स्टील बार से ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, 1.6 टाइम्स ज़्यादा होती है। HYSD बार की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो माइल्ड स्टील बार के कंपैरिजन में 1.6 टाइम्स एक्स्ट्रा होती है। पता है हमें। पॉइंट नंबर 11